हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और उसे रिवाइज भी किया है। तो आज हमारा सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे और हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू possess a branching fibers intercalated disc and is under involuntary control। ओके, बात कर रहा है इनवॉलंटरी कंट्रोल की। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट तो हम ये मार्क करेंगे, इनवॉलंटरी कंट्रोल प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस इन द हार्ट। ठीक है, हार्ट की बात हो रही है, यानी कि हार्ट की मसल्स के बारे में ये क्या कर रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला तो कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल नहीं होगा, स्मूथ मसल्स भी नहीं, इलास्टिक और मायोकार्डियल। ठीक है, कार्डियक मसल्स कैसे हैं, स्ट्रिएटेड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विद इंटरकैलेटेड डिस्क, इनवॉलंटरी कंट्रोल फाउंड इन द हार्ट। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं, स्ट्रिएटेड भी हैं। ओके, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल्स। क्यों? क्योंकि ये मसल टिश्यू के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है ब्रांचिंग फाइबर्स। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो इस तरीके से ब्रांच होती हैं, इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इंटरकैलेटेड डिस्क से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला कार्डियक मसल, जो कि स्ट्रिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड विद इंटरकैलेटेड डिस्क, इनवॉलंटरी कंट्रोल में है, फाउंड इन द हार्ट। इनवॉलंटरी मतलब आपकी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ओके, सिंगल लेयर है और सेल कैसी है, फ्लैटेंड है। ठीक है, अलाउंग इजी पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि कैसी होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम। हम लोगों ने पढ़ा था ना, इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्क्वैमस सेल, सिंगल लेयर और फ्लैटेंड। ठीक है, वही पूछ रहा है, सिंगल लेयर, फ्लैटेंड सेल, और ये क्या करती है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी करती हैं, प्राइमरली फाउंड इन द लंग्स, एयर सैक, यानी कि एल्वियोलाई के बारे में बात हो रही है, एंड ब्लड वेसल्स लाइनिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंगल लेयर, ये देखो सिंगल लेयर पूछ रहा है, फ्लैटेंड सेल facilitates diffusion and filtration found in air sac and blood vessels lining। और जो हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम थी कुछ इस तरीके से थी, जिसमें ये सिंगल लेयर ऑफ सेल था, हम लोगों ने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है among the connective tissue। ओके, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। Which one comprises a dense network of collagen fibers arranged irregularly। देखो, वर्ड्स को ही पकड़ के उसमें से मतलब निकालना है, यानी कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, इरेगुलर। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड टेंशन एंड वेरियस डायरेक्शंस कॉमनली फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। इरेगुलर है, यानी कि टिश्यू कौन सा हो जाएगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मसल टिश्यू दैट लैक्स स्ट्रिएशंस, पॉजेज स्पिंडल शेप सेल एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी और स्पिंडल शेप मूवमेंट इन ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे कि बात करें स्टमक की तो कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर अटैच रहती हैं मसल्स, स्पिंडल शेप,
और इनवॉलंटरी मतलब जैसे ही खाना खाया वैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपके अपने कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये जो मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। कौन सी, स्मूथ मसल्स, या फिर इन्हीं को इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्मूथ मसल्स कैसी हैं, स्पिंडल शेप है, स्ट्रिएशंस नहीं है और इनवॉलंटरी कंट्रोल में है एंड फाउंड इन हॉलो ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें कौन सी मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है और पूछ रहा है प्रोटेक्टिव नेचर का है, फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, एक्ट एज अ बैरियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम नहीं होगा क्योंकि सिंगल लेयर है, बैरियर कैसे बना पाएगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड या फिर सिंपल कॉलमनार। अब हम इसका डिटेल देखेंगे। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल फैसिलिटेट डिफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो स्ट्रैटिफाइड में क्या लिखा है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल प्रोटेक्टिव फाउंड इन स्किन, और किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है विच कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात है और सपोर्ट के लिए पूछ रहे हैं। कुशनिंग मतलब आसपास कैसा होगा, सॉफ्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि अंदर जो ऑर्गन है उसको शॉक से बचाया जा सके, ठीक है, उस पर कोई शॉक ना लगे, झटका ना लगे, और फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है, क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू स्ट्रक्चर सच एज द आउटर ईयर, एपिग्लॉटिस एंड पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स, ओके, characterized by the matrix rich in chondrocytes। और chondrocytes क्या होती हैं, chondrocytes क्या होती हैं, कार्टिलेज सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, ठीक है, या फिर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। अब कार्टिलेज के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है आउटर ईयर में जो है यानी कि ईयर पिन्ना में है, एपिग्लॉटिस में है। तो हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा ईयर पिना, क्या होता है, ईयर पिना। तो यहाँ पर देखो इलास्टिक कार्टिलेज वाला ऑप्शन है, और यहाँ से हमें याद रखना है कि जो आउटर ईयर है या एपिग्लॉटिस है या जो लैरिंग्स का पार्ट है वो किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। जबकि जो ट्रैकियल रिंग्स हैं वो हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है, किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के। तो ये क्वेश्चन हमने इसका आंसर निकाला। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू की बात हो गई। सबसे पहले आपको टिश्यू ध्यान देना है कि एपिथेलियल टिश्यू पूछ रहा है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है या फिर न्यूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल विद स्ट्रिएशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। अब यहाँ पे कहानी बदल चुकी है। अब अपनी इच्छा के अनुसार तुम जो एक्शन परफॉर्म कर सकते हो तो सिग्नल किन मसल्स को जाता है ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट एंड अटैचमेंट टू बोन्स थ्रू टेंडन्स, समझ पा रहे हो, टेंडन्स और लिगामेंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। बोन्स से मसल्स को अटैच करने वाला टिश्यू कौन, टेंडन, ठीक है, और बोन से बोन को अटैच करने वाला लिगामेंट। आया समझ में। अब देखो ये क्या पूछ रहे हैं, अब जो हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है। बोन से किसको अटैच करेगा, मसल को, किसको अटैच करेगा, मसल को, कौन,
टेंडन्स। और बोन्स का जो हमारा एक स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन, उसको क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और स्केलेटल सिस्टम से जो मसल्स अटैच होती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ये होती है लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, स्ट्रेटेड और हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं। जब हम अपने हाथ या पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कराना चाहते हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार उसका मूवमेंट होता है। आई इतनी बात समझ में? तो इसी को हम बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल, और ये होती हैं अटैच्ड टू बोन्स। आई इतनी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। विच टाइप among the epithelial tissue which type lines the stomach and intestine? लाइनिंग की बात हो गई। Possesses microvilli to aid and absorption and secretes enzymes for digestion. Secrete enzymes for digestion, यानी कि कॉलमनार सेल की बात हो गई है। और कॉलमनार में भी ये वाले इस तरीके से हमने देखा था ना एग्जाम्पल माइक्रोविलाई का। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, सिंगल लेयर विसिलिया, सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम, ये तो नहीं होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल, प्रोटेक्टिव, फाउंड इन स्किन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है माइक्रोविलाई की। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ टॉल सेल्स, टॉल है, often with microvilli, this is microvilli, lines the intestine। जब हमने सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ी थी तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ठीक है, माइक्रोविलाई टू एड एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीट एंजाइम्स। और यही जब हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल हैं वही मॉडिफाई हो जाती हैं किसमें? ग्लैंड्स में, और सिक्रीशन को स्टार्ट करती हैं। आया समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, ये है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड, पहला वर्ड पकड़ेंगे, फाइबर्स, cells and ground substance providing support to internal organs, holding blood vessels and nerves। अब जब हमने टिश्यू पढ़ा था तो लूजली अरेंज कह रहा है, फाइबर्स हैं, सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस है। तो इस तरीके का एक टिश्यू पढ़ा था, फाइब्रोब्लास्ट थी, इस तरीके से फाइबर्स थे, मास सेल, मैक्रोफाजेस, और इसका नाम था एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो ये कैसा है? लूजली अरेंज है, सेल्स भी हैं और ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स भी है। ठीक है, डेंस इरेगुलर, डेंस नहीं होगा क्योंकि लूज की बात हो रही है, समझ पा रहे हो? तो डेंस तो नहीं होगा, एडिपोज भी नहीं होगा। ठीक है, और इलास्टिक भी नहीं होगा और रेटिकुलर भी नहीं होगा। बचता है हमारा ऑप्शन बी, तो इसका आंसर होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या आंसर होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द मसल टिश्यू। फिर से इन्होंने किसकी बात की? मस्कुलर टिश्यू की। सिलेंड्रिकल सेल्स, इंटरकैलेटेड डिस्क अंडर involuntary control and responsible for pumping blood through the body। okay, hidden question, hidden question, hidden question। देखो, pumping blood throughout the body मतलब बात किसकी हो रही है? हार्ट की हो रही है। ठीक है, बात हार्ट की हो रही है। अब हार्ट की मसल्स के बारे में पूछ रहे हैं। हार्ट की मसल्स कैसी? इनवॉलंटरी। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल। ठीक है, स्ट्रेटेड ब्रांच सेल्स विद इंटरकैलेटेड डिस्क, इनवॉलंटरी कंट्रोल फाउंड इन हार्ट। एकदम सीधा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा कि पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी, और कौन पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल? तो उसका आंसर हो जाएगा हार्ट। आया इतना समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं।
फिर से एपिथेलियल टिश्यू का क्वेश्चन है। एपिथेलियल टिश्यू ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव नेचर, यानी कि ऐसे टिश्यू के बारे में पूछ रहे हैं जो प्रोटेक्शन करने वाला है। लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर, यूरोथीलियम, याद करो, इनेबलिंग स्ट्रेचिंग and accommodating urine while also preventing its diffusion back into the body। ठीक है, तो कौन सी एपिथेलियम थी वो? ट्रांजिशनल, इस तरीके से ट्रांजिशनल एपिथेलियम थी ना, क्यूबॉइडल सेल्स थी और उसके ऊपर नाशपातियां बनाई थी हम लोगों ने, इस तरीके से। रिमाइंड हो रहा है ना? इस तरीके से पियर शेप सेल थी और ऊपर रेक्टेंगुलर सेल। पियर शेप की 2 से 3 लेयर्स थी और मैंने वहाँ पर आपको 2-3 बार इस बात पे जोर दे के बताया था कि ये सेल्स स्ट्रेच करती हैं, स्ट्रेच करती हैं। स्ट्रेच करने के लिए इनका साइज बढ़ता है, ठीक है, इलोंगेटेड हो जाती हैं, इलोंगेशन होता है और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती हैं। और हमने वहाँ पर पॉइंट भी मेंशन किया कि इनमें स्ट्रेचिंग की पावर है और दे आर कैपेबल टू रिकॉइल, यानी कि वापस जैसी थी वैसी ही हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब यूरिन का सिक्रीशन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ब्लैडर का साइज बढ़ता है, स्ट्रेचिंग होती है और जैसे ही यूरिन बॉडी से पास हो जाएगा फिर से ब्लैडर वापस सिकुड़ के साइज अपना छोटा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम हम लोगों ने लिखा था यूरोथीलियम। यूरोथीलियम आया समझ में? क्वेश्चन इस तरीके से देखो, पिछली चीज़ें भी बार बार रिवाइज हो रही हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को फेस करना है ये भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो देखते हैं। आइडेंटिफाई द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। स्पिंडल शेप सेल लैक स्ट्रिएशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट, इन्वॉल्व ऑफ हॉलो ऑर्गन सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ कुछ पिछली सवाल से मिलता हुआ और इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल, ठीक है। क्योंकि जो इनवॉलंटरी ऑर्गन जितने भी होंगे विसरल, उन सभी को लाइन कौन करेगा? स्मूथ मसल करेंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी हमारे अपने वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। इसको सभी लोग याद रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, अब हमारा पार्ट आता है कॉकरोच का। हम लोगों ने कॉकरोच पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, सारे ऑर्गन सिस्टम भी पढ़े थे और उसका डेवलपमेंट भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटाट, सारी चीज़ें स्टडी की थी। और देखते हैं कि कॉकरोच में किस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल for the sensing of environmental changes, detecting odors and locating food sources। अच्छा, ठीक है, पूछ रहा है कि ऑल्फेक्शन कहाँ से होगा। तो जब हमने एंटीना पढ़ा था कॉकरोच का हेड रीजन में, यहाँ से एंटीनी निकल रहे थे जो फिलीफॉर्म, तो हमने इनका पॉइंट एक नोट किया था, ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन मतलब आसपास प्रेजेंट चीज़ों को स्मेल करने का पावर, ठीक है, वही पूछ रहा है। डिटेक्टिंग ऑर्डर्स एंड लोकेटिंग फूड सोर्स, खाना किधर है, जैसे किचन में कुछ बनता है एकदम सूंघते हुए चले जाते हैं ना, किधर है किधर है किधर है, कहाँ क्या बन रहा है, ठीक है, वैसे ही कॉकरोच भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंटीनी। और एंटीनी क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं टच एंड स्मेल को, ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ootheca इन द लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। ओके, तो ootheca क्या है एक बार देखते हैं। जब फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम, ठीक है, और इसके स्पर्माथीका से आता है स्पर्म,
और स्पर्माथीका कहाँ है, वो भी फीमेल की बॉडी में है, ठीक है। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बनेगा फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और पैकेजिंग ऑफ गैमीट्स में हमने देखा कि जो कोलेटरल ग्लैंड्स थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या करती हैं, इस पर एक पैकिंग चढ़ा देती हैं, ठीक है। और इस पैकिंग को क्या बोलते हैं, तो इस पैकिंग को बोलते हैं ऊथिका, ठीक है। जो फर्टिलाइज एग था वो अब एक पैकिंग के अंदर पैक हो चुका है और उसका नाम क्या है, ऊथिका। अब ये क्या पूछ रहा है कि इस ऊथिका का फंक्शन क्या है, क्या ये सेंसरी एक्शन परफॉर्म करेगा यानी कि सेंस करेगा, नो। रेस्पिरेशन करेगा, क्या फर्टिलाइज्ड एग रेस्पिरेशन करता है, नहीं। क्या फर्टिलाइज्ड एग अपने आप से मूव करता हुआ चला जाता है, तो लोकोमोशन भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन एंड इंक्यूबेशन ऑफ द एग्स। आया समझ में। किसी भी चीज़ पे कवर क्यों चढ़ाते हैं, जिससे कि उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। क्लियर है इतना सबको। नेक्स्ट पे देखते हैं, What role do the maxilla serve in a cockroach anatomy and feeding habits? ओके, मैक्सिली यानी कि माउथ पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है। मैक्सिली हम लोगों ने पढ़े थे, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था उनका, और ये इस तरीके से था क्या, मैक्सिली। और इनके बारे में हमने एक पॉइंट नोट किया था, मैक्सिली, और इनके बारे में एक पॉइंट लिखा था कि दे एक्ट एज हैंड्स ऑफ कॉकरोच, हैंड्स ऑफ कॉकरोच। याद रखेंगे, ये हैंड्स हैं नहीं, एक्चुअल हैंड्स नहीं है, बल्कि एक्ट्स है। जैसे कि हम अपनी प्लेट में से खाना उठा करके हाथों की हेल्प से खाते हैं, वैसे ही ये फूड को माउथ में प्लेसिंग करने के काम आते हैं, क्या, मैक्सिली। और बाकी क्लीनिंग के काम आते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ब्रश लाइक नज़र आ रहा है ना, तो ऐसे ब्रश से झाड़ लेगा तुरंत जहाँ गंदा होगा। आया समझ में। तो देखो, क्या साउंड प्रोडक्शन हो रहा है मैक्सिली से, नहीं। क्या गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, नहीं। क्या मैक्सिली के थ्रू किसी भी चीज़ को देख रहा है, क्या कंपाउंड आइज और सिंपल आइज के अलावा हमने पढ़ा था कहीं पर कि विजन क्रिएट करेगा, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फूड मैनिपुलेशन एंड कंजप्शन। और कंजप्शन का मतलब होता है खाना, खाना फूड नहीं, खाना खाने का जो प्रोसेस है, कंजप्शन, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, फूड मैनिपुलेशन एंड कंजप्शन। मैनिपुलेशन मतलब उठा के यहाँ रखना। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ओके, क्रॉप, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक सीका एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जब हमने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने पढ़ा मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द मिड गट रीजन, ठीक है। मिड गट रीजन में होता है, लेकिन क्या हमें अपने ऑप्शंस में कहीं मिड गट दिख रही है, नहीं, ठीक है। और जब हमने दूसरे पार्ट्स को स्टडी किया तो हमने जब गैस्ट्रिक सीका पढ़े तो यहाँ पे देखा कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन भी करते हैं और इनमें कुछ अमाउंट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। आ रहा है समझ में। देखते हैं यहाँ पर, ये चली आ रही थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्रॉप एंड गिजार्ड, और इस तरीके से हेपेटिक सीका थे। कितने थे, 6 से 8, और आगे क्या था, मिडगट थी, आगे मिडगट थी ये। तो हमने ये देखा कि जो हेपेटिक सीका हैं, जिनको गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी
होता है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में एक ऑप्शन यहाँ पर और लिख दिया जाए, ई ऑप्शन कि मिड गट, तो ऑप्शन गैस्ट्रिक सी का ना जा करके मिड गट जाएगा। आया समझ में? क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन मिड गट, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शंस में मिड गट नहीं है, तो हम यहाँ पर किसको सही ऑप्शन मानेंगे? तो हम मानेंगे गैस्ट्रिक सीका को, क्योंकि क्रॉप में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ द फूड, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीशन करती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, बचता क्या है? गैस्ट्रिक सीका। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी गैस्ट्रिक सीका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Among the following, which behavior is commonly observed in cockroaches act as survival strategy when facing threats such as predators or sudden light exposure? ठीक है, क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक्टिंग। चुपचाप लेट गए, ओफो मैं तो डेड हूँ, मुझको मत टच करो, ठीक है। एकदम से अगर उन्हें लगता है कि कोई खतरा आ गया है, कोई खतरा है, या फिर एकदम से आपने लाइट ओपन की, तो कभी कभी वो क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं कि ओ माय गॉड मैं तो डेड हूँ, मुझको मत टच करो, जिससे आपको लगे कि वो मर गया है और आप उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन परफॉर्म ना करें। तो आंसर हो जाएगा फेगिंग डेथ। मौत को क्या करना? दिखाना, ठीक है। फेगिंग डेथ seems like the cockroach is dead, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एग्रेसिव डिस्प्लेस, क्या कर लेगा अगर एग्रेसिव हो भी गया आपके ऊपर? इतना सा तो कॉकरोच है और आप हैं इतने बड़े, कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। रैपिड फ्लाइट, उड़ जाता है क्या? नहीं। और ल्यूमिनेसेंस, क्या कॉकरोच की बॉडी चमकती है जुगनू की तरह? नहीं चमकती है। वो क्या करते हैं? मरने की एक्टिंग करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ कॉकरोचेस एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। और हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ा था? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि 100 से 150 इन नंबर होती हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को आइडेंटिफाई करो, तो हमारा आंसर हो जाएगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्योंकि रेक्टम, क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस, ये तीनों किसका पार्ट है? ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास ही प्रेजेंट तो है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, लेकिन वर्क क्या है? एक्सक्रीशन करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, विच एंजाइम प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच facilitates the breakdown of complex carbohydrates into simple sugars। और जब हमने सलाइवा पढ़ा तो हमने देखा कि इसके सलाइवा में कौन सा एंजाइम था? एमाइलेज। और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेकडाउन of carbohydrates, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, लाइपेज लिपिड्स के लिए और पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए होता है, डाइजेशन के लिए एंजाइम। जबकि एमाइलेज किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। क्लियर है सबको? What is the primary role of the gastric ceca in cockroaches digestive system? ओके, गैस्ट्रिक सीका का रोल पूछ रहे हैं, तो गैस्ट्रिक सीका का रोल क्या हो सकता है? देखो, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि गैस्ट्रिक सी का क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन और कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी। स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, नहीं, स्टोरेज कहाँ पे हो रहा था, रेक्टम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये कौन करेगा, मिड गट। और सिक्रीशन ऑफ बाइल कौन करता है, देन इट विल बी लीवर। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और कौन करेगा, गैस्ट्रिक सीका करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच बॉडी फंक्शंस एट अ साइट for gaseous exchange allowing the intake of oxygen and release of carbon dioxide। फिर से देखो, एक्सक्रीशन करेंगे। टिम्पैनल ऑर्गन, टिम्पैनल ऑर्गन क्या था, नहीं, स्पाइरिकल्स और कॉक्सा। कॉक्सा क्या था, लेग का पार्ट था। अब क्या लेग से रेस्पिरेशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये क्या है, लेग का पार्ट है। ठीक है। अब स्पाइरिकल्स हमने पढ़े थे कुछ इस तरीके से, स्पाइरिकल्स ट्रैकियल सिस्टम था ना कॉकरोच का, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर ऐसे स्पाइरिकल्स पढ़े, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ 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 फर्दर पूरा नीचे तक। ठीक है। आया समझ में, कितने थे, 10 पेयर्स, 8 पेयर्स एब्डोमेन में और 2 पेयर थोरैक्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ये पूछ रहा है, साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी कि बात हो रही है रेस्पिरेशन की। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पाइरिकल्स। ठीक है। और स्पाइरिकल्स कितने होते हैं, तो होते हैं 10 पेयर्स। और इसमें 2 पेयर्स कहाँ है, तो 2 पेयर्स हैं थोरैक्स में, और 8 पेयर्स कहाँ हैं, तो 8 पेयर्स हैं एब्डोमेन में। कहाँ है, एब्डोमेन में। और इसमें फर्स्ट थोरैसिक और फर्स्ट एब्डोमिनल हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि उसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं। बाकी सारे वॉल्व्स के थ्रू क्लोज रहते हैं, और तभी ओपन होंगे जब कॉकरोच को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट पे चलो। Which sensory organ in cockroach is responsible for detecting changes in air current? Okay, adding the navigation and environmental awareness। ठीक है, नेविगेशन, ढूंढना, ढूंढना कि मेरे को किधर जाना है, जीपीएस। ठीक है, कॉकरोच का जीपीएस कौन है, एंटीना। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड आइज क्या करती हैं, विजन क्रिएट करती हैं, मोज़ेक विजन। और टिम्पैनल ऑर्गन और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इनका फंक्शन यहाँ पर नेविगेशन और डिटेक्टिंग चेंजेस में नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है एंटीनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द मोल्टिंग प्रोसेस इन कॉकरोचेस अलाउइंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके ओके, तो जो एक्डाइसोन हार्मोन है, जो हार्मोन एक्डाइसोन है, तो एक्डाइसोन हार्मोन का नाम होता है, एक्डाइसोन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज, हार्मोन इज ऑल्सो known as molting hormone, molting hormone। ठीक है, जो कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी क्या कराता है, मॉल्टिंग में हेल्प। ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक मॉल्टिंग में जो हेल्प करता है वो कौन सा हार्मोन है, दैट इज एक्डाइसोन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉल्टिंग प्रोसेस जो है उसके लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इट विल बी एक्डाइसोन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द प्रोवेंट्रिकुलस इन द कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोवेंट्रिकुलस किसका नाम था,
तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गिज़र्ड था, गिज़र्ड, इसको हमने मार्क किया था ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, और गिज़र्ड से मैंने आपको बताया था कि जी से याद रखोगे, जी से क्या याद रखोगे? ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब देखो ये कहाँ पे मिलता है ऑप्शंस में, तो पहले ही ऑप्शन में लिखा है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। आया समझ में? प्रोवेंट्रिकुलस आपको याद करना होगा कि जो गिज़र्ड थी उसका क्या नाम था? प्रोवेंट्रिकुलस था, और इसका फंक्शन क्या था? ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं सिक्रेट करेगा, और रेगुलेटिंग फूड पैसेज इनटू द मिडगट ये भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि ये जो रेगुलेटिंग का वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये किसका काम था? गिज़र्ड से जब जाता है फूड किस में? मिडगट में, तो वहाँ पर रेगुलेशन का काम कौन कर रहा था? दैट विल बी, वो था हमारा स्टोमोडियल वाल्व। ठीक है, स्टोमोडियल वाल्व ये कर रहा था रेगुलेशन, कि खाना वापस से बैक फ्लो ना हो जाए। आया समझ में? करेक्ट आंसर तो मैंने मार्क कर दिया, यही करेक्ट आंसर है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। बाकी को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय कॉकरोचेज इन्वॉल्व सिक्रेटिंग केमिकल कंपाउंड्स टू अट्रैक्ट मेट्स। मेट्स, मेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्टनर, रिप्रोडक्टिव पार्टनर, यानी जो मेल होगा वो फीमेल को ढूंढेगा। क्या होगा? फीमेल को ढूंढेगा रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आया? तो अपने रिप्रोडक्शन के लिए अपने पार्टनर को ढूंढने की जो प्रोसेस है उसमें कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होता है और उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एंड कम्युनिकेट विथ कॉन्सिक्वेंस, एग्रीगेशन, एकोर्निस्टिक डिस्प्ले, कॉर्टशिप, फेरोमोन रिलीज। ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखेंगे कि जब व्हेन कॉकरोच या फिर दूसरे एनिमल्स, कॉकरोच फाइंड्स और कम्युनिकेट with other one, they release pheromones, they release pheromones। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आया समझ में? तो जब भी वो अपने मेट्स को ढूंढेंगे या फिर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? फेरोमोन्स को रिलीज करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या थे? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर देखो वाटर कंजर्वेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स नो, स्टोरेज ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स नो, देन इट विल बी वाटर कंजर्वेशन। कैसे? क्योंकि सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर आगे हाइंडगट में मैंने बताया था कि वाटर और सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज तो नहीं करते हैं एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का कोई स्टोरेज नहीं करते हैं, सब कुछ वेस्ट एब्जॉर्ब करके रिलीज कर देते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स नो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स नो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाटर कंजर्वेशन। आया समझ में इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन फ्रॉग। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या याद आया? टिम्पैनम, टिम्पैनम। और हमने क्या मार्क किया था फ्रॉग में कि टिम्पैनम को ही क्या बोल रहे थे? एक्सटर्नल ईयर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक्सटर्नल ईयर। अब कान का क्या काम है? तो कान का काम है ऑडिटरी सिग्नल लेना, यानी कि सुनना। इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द फ्रॉग। ये बात सही है, ये बात सही है। इट सर्व्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या रेस्पिरेशन होता है कानों से? क्या कानों से रेस्पिरेशन होता है? नहीं। एड्स इन विजुअल परसेप्शन। क्या दिखाई देता है कानों से? नो। इट फंक्शंस एज अ ईयर ड्रम फॉर द साउंड डिटेक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। नहीं, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर से कोई भी रिप्रोडक्टिव एक्ट परफॉर्म नहीं होता है। बात ये सही है, क्योंकि जो टिम्पैनम था हमने देखा वो डॉर्सल सरफेस पे था ना, हेड पे डॉर्सल सरफेस पे था। लेकिन इसके फंक्शन के बारे में पूछ रहा है तो ये ऑप्शन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इट फंक्शंस एज द ईयर ड्रम फॉर द साउंड डिटेक्शन। ठीक है, कान का सबसे पहला फंक्शन साउंड डिटेक्शन। डॉर्सल वेंट्रल बाद में देखते रहेंगे। आया समझ में? साउंड डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द मेटामॉर्फोसिस ओके ऑफ टैडपोल्स इनटू एडल्ट फ्रॉग। अच्छा ठीक है, कल हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा फ्रॉग का तो हमने देखा कि एक टैडपोल स्टेज होती है, टैडपोल स्टेज, और ये मेटामॉर्फोसिस करके बनाता है एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, एडल्ट फ्रॉग। डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, तो यहाँ पे पर टैडपोल स्टेज आएगी। लेकिन जब टैडपोल स्टेज से एडल्ट फ्रॉग बनता है तो यहाँ पर एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, हार्मोन। दैट हार्मोन इज थायरॉक्सिन, दैट हार्मोन इज थायरॉक्सिन। और देखो ये है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान रखना होगा कि जब टैडपोल स्टेज से एडल्ट फ्रॉग बनता है देन थायरॉक्सिन हार्मोन विल बी रिक्वायर्ड। आया समझ में? सभी लोग याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑर्गन इन फ्रॉग्स प्राइमरीली एड्स in the filtration of waste products and regulation of water balance। ओके, तो फ्रॉग्स का जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन कौन होता है? तो वो होती है किडनीज। ठीक है, फ्रॉग के केस में एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन किडनीज। ठीक है, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली, प्राइमरी ऑर्गन को पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा किडनी। लीवर, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट, इनका एक्सक्रीशन में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग। ओके, क्यूटेनियस भी होता है लेकिन ओनली है तो गलत है। क्यूटेनियस, पल्मोनरी भी होता है, बोथ क्यूटेनियस पल्मोनरी, बकल रेस्पिरेशन। ओके, बेस्ट डिस्क्राइब की बात कर रहे हैं, यानी कि हमको ऐसा आंसर ढूंढना है जो सबसे अच्छे तरीके से रेस्पिरेशन को बता रहा हो। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ओनली नहीं, दो और होते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशंस ओनली नहीं, क्यूटेनियस भी होता है। बकल रेस्पिरेशन ओनली नहीं, क्यूटेनियस और पल्मोनरी भी होता है। गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्किन नहीं, और भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर दो बता रहा है, ये चारों एक एक बता रहे हैं, तो एक की बजाय जब बेस्ट पूछ रहा है तो तीन तरीके के रेस्पिरेशन में हम उसको चूज करेंगे जो एक से ज़्यादा तरीकों के बारे में हमें बता रहा है। तो ये देखो क्यूटेनियस भी और पल्मोनरी भी। बचता कौन सा है? बकोफेरेंजियल वाला।
आया समझ में? जब बेस्ट आंसर पूछे और सभी सही हों तब हम उसको चूज़ करेंगे जो एक से ज़्यादा मेथड्स को एक्सप्लेन कर रहा हो। आया समझ में? क्योंकि क्यूटेनियस भी होता है, पल्मोनरी भी होता है और बकोफेरिंजियल भी होता है। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलेंगे और यहाँ देखेंगे विच पार्ट ऑफ अ फ्रॉग्स बॉडी aids in absorption of water and salts while eliminating excess waste through the skin. Okay, water absorption और excretion की बात हो रही है। Ventral skin, tympanic membrane, glands on back, dorsal lateral। ठीक है, ये पूछ रहा है फ्रॉग की बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, डायरेक्ट स्किन के थ्रू होता है और एलिमिनेटिंग एक्सेस वेस्ट थ्रू द स्किन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेंट्रल स्किन, सॉरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉर्सल स्किन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और आपको बताऊंगी कि फ्रॉग्स कभी भी पानी नहीं पीते हैं। फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। और वो क्या करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते, खींच लेते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर स्किन, थ्रू देयर स्किन। और यहीं पर ये बात हो रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की स्किन के थ्रू। तो जो उनकी डॉर्सल स्किन होती है उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। आया समझ में? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे और देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इन द फ्रॉग्स फिजियोलॉजी। ये क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब ईयर के अंदर प्रेजेंट ट्यूब है। इस तरीके से यूस्टेशियन ट्यूब ईयर में प्रेजेंट एक ट्यूब है जो कि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमारे कानों में घुसती है, मैं आपको अपने से रिलेट करके बता रही हूँ, ह्यूमन के केस में जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमारे कानों में एंटर होती है यानी कि ऑडिटरी सिग्नल्स और उनका प्रेशर बढ़ जाता है तो ईयर ड्रम के फटने का चांस हो जाता है। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को यूस्टेशियन ट्यूब के हेल्प से बक्कल कैविटी में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, सेम फंक्शन फ्रॉग के केस में भी होता है यूस्टेशियन ट्यूब का। तो यहाँ पर देखेंगे गैसियस एक्सचेंज नहीं, वोकलाइजेशन भी नहीं, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम नो, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर नो, इक्वलाइजिंग प्रेशर इन द ईयर। ठीक है, इक्वलाइजिंग मतलब जितना चाहिए उतना बराबर रखना। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ आ रहा है एयर और प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि सिग्नल ज़्यादा अमाउंट में जा रहे हैं तो क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है वो क्या करी जाएगी, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। वही जब मैंने ह्यूमन ईयर एक बार पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो एकदम से आता है प्रेशर। ठीक है, और वो हमारे लिए कैसा हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो उसको क्या करते हैं, बक्कल कैविटी में रिलीज कर देते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल फ्रॉग्स। और ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब इसका अमाउंट बढ़ता है तो ये क्या कराता है, ये कराता है ओव्यूलेशन ओवरीज से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा जो कि क्या कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा। सेम ह्यूमन के केस में भी होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है और आता है LH सर्ज यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बाढ़ आ जाती है
तब ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के बाद यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ल्यूटियल फेज के लिए और मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। लेकिन फ्रॉग्स में भी जो ओव्यूलेशन होगा उसके लिए भी हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट विल बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आया समझ में इतना? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग्स एनाटॉमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रास्पिंग प्रे एंड swallowing फूड। अच्छा, ग्रास्पिंग मतलब पकड़ लेना, ठीक है, अपने फूड को और उसको स्वेलो करना। तो कभी भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखते हैं कि जो फ्रॉग की टंग होती है वो एंटीरियरली अटैच है और जल्दी से ये अपनी टंग को बाहर निकाल के, और टंग कैसी है, बाइलोब्ड है, ऐसे बाइलोब्ड, और यहाँ पर इसका प्रे है यानी कि शिकार। आया समझ में? बाइलोब्ड टंग फटाक से माउथ से बाहर जाती है और इस तरीके से प्रे को पकड़कर खींच लेती है अंदर। आया समझ में? टंग कहाँ है, एंटीरियर अटैच है, एंटीरियर पार्ट में माउथ के, ठीक है। पीछे से आगे की तरफ ले जाएंगे तो बहुत लंबी जीभ चाहिए, अब आगे ही अटैच है, बाकी पीछे रखी हुई है, फटाक से बाहर निकाला, कैसी थी, बाइलोब्ड थी, ऐसे आई बाइलोब्ड, और यहाँ था शिकार, इसको पकड़ा और खींच के ले गया। यही होता है ग्रास्पिंग, ठीक है, एंड swallowing, और इसी की हेल्प से माउथ में रख के इसको स्वेलो करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टंग, ठीक है। और टंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एंटीरियरली अटैच्ड एंड बाइलोब्ड, ठीक है। ये होती है टंग और ये इस तरीके से आगे बाइलोब्ड होती है, और यहाँ पे फंसा लेते हैं अपने शिकार को। आया समझ में? अब देखो, मैक्सिलरी टीथ से भी नहीं पकड़ेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर है, वोकल सैक साउंड प्रोडक्शन के लिए, और ग्लॉटिस भी नहीं होगा। आया समझ में? तो आंसर हो जाएगा टंग। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोएका इन फ्रॉग्स। क्लोएका कॉमन अपर्चर था किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। याद होगा इतना सभी को। तो यहाँ पर देखेंगे, क्या रेस्पिरेशन करेगा क्लोएका, नहीं। डाइजेशन भी नहीं करेगा। वोकलाइजेशन यानी कि बोलने में मदद करेगा, नहीं। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का रेगुलेशन यानी कि सर्कुलेशन का कोई कंट्रोल होगा, तो नहीं। क्या करेगा, वेस्ट एलिमिनेशन करेगा, डाइजेस्टिव वेस्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट का एलिमिनेशन करेगा कौन, क्लोएका, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये पूछ रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग यूरिन इन फ्रॉग्स बिफोर इट्स एलिमिनेशन। और यूरिन के लिए क्या होता है, ब्लैडर होता है, एक थैली होती है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है और टाइम आने पर इसको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लैडर, और इसको हम लोगों ने मार्क किया था यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोकल सैक्स इन मेल फ्रॉग्स। वोकल सैक देखा था ना, यहाँ पे एकदम गुब्बारे जैसा फुला लेता है वोकल सैक, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है फीमेल्स को बुलाने के लिए, साउंड प्रोडक्शन करने के लिए। आया समझ में? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। अब ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग सीजन जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे, और कौन, मेल फ्रॉग्स, और मेल फ्रॉग्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, फीमेल फ्रॉग की, तो उसको बुलाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज करेगा, नहीं। प्रोटेक्शन करेगा, नहीं। वाटर स्टोरेज भी नहीं करेगा, और प्रेडेटर्स का भी डिटेक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड निकालने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें अपने लैरिंग्स में जब एयर पास होती है और वहाँ पर क्या है, वोकल कार्ड है, वहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। है समझ में? तो इनको भी किसकी ज़रूरत होती है,
एयर की, और जब खूब सारी एयर भर ली, वोकल सैक फूल गया, तो वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा किसको, साउंड को। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच स्पेशलाइज्ड स्किन सेल फ्रॉग्स सिक्रीट टॉक्सिन्स बिफोर डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स। अब देखो, टोड्स होते हैं, टोड्स। आया समझ में। अब फ्रॉग देखो ना बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक तो बेचारा सीधा साधा होता है, बिल्कुल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, और दूसरे होते हैं टोड्स। इनको जैसे ही पकड़ो तो अपनी स्किन से जहर छोड़ देते हैं, और तुम्हारे हाथ में खूब सारे क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये टोड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉक्सिन छोड़ देते हैं। कहाँ से, स्किन से, और इनकी स्किन में होती है ग्लैंडुलर सेल, और ग्लैंडुलर सेल का क्या काम, ग्लैंडुलर सेल क्या है, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या करेंगी, सिक्रीशन, और किसका सिक्रीशन करेंगी, टॉक्सिन्स का। ठीक है, और जब जैसे ही ये टॉक्सिन तुम्हारे हाथ में लगे, तुम्हारे हाथ में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ग्लैंडुलर स्किन सेल्स। आया समझ में सबको। ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इनको अपने प्रिपरेशन के व्यू से आराम से इनको देख सकते हैं, और दोबारा रिवीजन के लिए बार बार इनको देख सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। और फर्दर दूसरी क्लासेस में भी हम लोग इस तरीके के सेशंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप पढ़िए और रिवीजन करिए। थैंक यू।